जाते जाते वो ये भी बोल गया कि उसके लिए यान ही सबसे बेस्ट मैच है। अगले दिन यांग सन्यासी बनने की शपथ ले रही होती है। उनके बाल काटे जाते हैं और युनवान को रोना आ रहा होता है क्योंकि यांग एकदम अलग व्यक्ति बन गई है। अब वो उसे देख भी नहीं रही। वहाँ शानबाओ भी आती है और उन्हें उनकी नई आजादाना जिंदगी की शुभकामनाएं देती है। बाहर जियांगलाई शानबाओ के इंतजार में बेचैन था। उसे देखते ही उसके पास भागने लगा, पर शानबाओ ने बताया उसने एंसेस्ट्रल हॉल में कसम खाई थी कि उसके वर ने कभी रोंग परिवार से धोखा किया तो उससे वो सारे बंधन तोड़ देगी। अगर वो अपनी कसम तोड़ती है तो उसकी जिंदगी छोटी हो जाएगी और उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने जियांगलाई को दोबारा उसके पास आने से मना कर दिया, लेकिन जियांगलाई भी उसे रोक कर लॉर्ड बुद्धा के सामने एक नई कसम खाई। वो प्रार्थना करता है कि शानबाओ को उसके हर अच्छे कर्म का पुण्य मिले और उसके बुरे कर्मों का सारा फल और दंड सिर्फ उसे ही सहना पड़े। शानबाओ ने बोला, अब तुम एक अधिकारी हो, तुमने अपना रास्ता पहले ही चुन लिया, तुम मेरी जिंदगी में लौट नहीं सकते। जियांगलाई भी अपने पे अड़ गया कि वो एक ऑफिशियल बनकर लोगों का न्याय करेगा, साथ ही उसे छोड़ेगा भी नहीं, चाहे वो उसे कितना ही थप्पड़ क्यों न मारे, उसकी जान भी क्यों न चली जाए। वो कभी उससे जुदा नहीं होना चाहता। जियांगलाई की जिद देखते हुए शानबाओ ने उसे मिस्टी माउंटेन की एक खतरनाक पहाड़ी चट्टान पर उगने वाले प्राचीन जंगली चाय के पेड़ से चाय की डालियां लाने को कहा। अगर वो इसमें कामयाब हुआ तो वो उसकी हर गलती को माफ कर देगी। ये जानते हुए भी कि वहाँ उसकी जान भी जा सकती है, जियांगलाई ने तुरंत हाँ कर दिया। जाते हुए उसने शानबाओ के बालों पे अपना खरीदा हुआ हेयरपिन लगाया और बोला उसने इन दिनों उसे बहुत मिस किया है। अगले दिन जियांगलाई पहाड़ चढ़ता है। उसके पीछे लांग भी आया था जो उसे ऐसे खतरनाक काम करने से रोकता है, पर जियांगलाई एक नहीं सुनता और सिर्फ एक रस्सी के सहारे पहाड़ की खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगता है। शानबाओ दूर खड़ी धनुष बाण लेकर उसे देखती रहती है। उसके मन में अपनी दादी की वही बात गूंज रही होती है कि जो भी रोंग परिवार को धोखा दे उसे सजा देना ही होगा, और फिर एक तीर चला ही देती है, पर जियांगलाई पे नहीं, उसके पास आ रहे सांप पे। इस बीच जियांगलाई का बैलेंस बिगड़ता है और इकट्ठा की सारी पत्तियां गिर जाती है, पर वो फिर से कोशिश करता है। जब शेन शानबाओ को और ज्यादा कठोर बनने के लिए कहती है तब वो बताती है कि लू जियांगलाई एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी है। वो केस की सच्चाई को जानने के लिए मेंशन में आया, उसका इरादा बुरा नहीं था, और वैसे भी रोंग परिवार का व्यापार तभी सच में तरक्की कर सकता है जब लिंजी में शासन न्याय प्रिय हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। दूसरी तरफ जिजियान ननरी में एक शख्स मैडम यांग्यून के पास आता है जिसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उससे मिलने के बाद से यांग चुपचाप नजर आती है। युनवान उन्हीं के पास रह रही थी। शानबाओ ने भी उसकी जिद देखकर उसे यहीं कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। यांग ने उसे कहा बैक हिल के मैपल ट्री से कुछ पत्तियां तोड़कर लाने। उसके जाने से पहले वो उसे बड़े गौर से देखती है और प्यार करती है, जैसे कि वो उसे आखिरी बार देख रही है। आखिरकार जियांगलाई चाय की डालियां लेकर रोंग मेंशन आया। दरवाजे पे चेंग था, इसलिए उसने ये पत्तियां शानबाओ तक पहुँचाने को बोला और खुद अपने पालकी में उसका इंतजार करने लगा, पर चेंग ने इन डालियों को फेंक देने का आदेश दिया। लेकिन यान को जब इस बात का पता लगा तो उसने इन डालियों को अपने अटेंडेंट की मदद से जमीन पे बो दिया। जब शानबाओ आई तो यान ने उसे बताया कोई इन डालियों को फेंकवा रहा था जिसे किसी ने अपनी जान दांव पे लगाकर तोड़ा है। उसने शानबाओ से कहा जियांगलाई उसका बहुत देर से बाहर इंतजार कर रहा है, उसे जाकर उससे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जियांगलाई को एक खबर मिली और उसने जल्दी से पहाड़ की तरफ रास्ता किया। जब तक शानबाओ आई तब तक वो निकल गया था। जुनताई ने आकर उसे खबर दी जिजियान ननरी में कुछ बुरा हुआ है। उसे जियांगलाई ने वहाँ बुलाया है, पर इससे पहले वो अपनी पालकी मंगवाती मैडम रोंग आ गई जिसे चेंग ने शिकायत की थी। शानबाओ ने उसकी तरफ नाराजगी से देखा। उधर जियांगलाई जिजियान पहुंचा जहां लांग पहले से जांच कर रहा था। वहां यांग की लाश मिली। उसने बताया शरीर पे हाथापाई के निशान नहीं है, ना ही जहर है, मौत खुदकुशी से हुई है। यहाँ शानबाओ मैडम रोंग को बताती है कि वो युनवान को वापस लेने जा रही है, पर मैडम रोंग ने बोला उन्होंने युनवान की फ्यूनरल कर दी है। पूरे लिंजे को पता है युनवान मर चुकी है उनके लिए, तो उसे वैसे ही पहाड़ में रहने दिया जाए। वो उसका खाना पीना और जरूरी चीजों को वहाँ भिजवाती रहेंगी। तभी एक नौकरानी ने बताया यांग ने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर शानबाओ टूट गई, पर मैडम रोंग का कहना है कि चाहे हम किसी को कितना ही बचाने की कोशिश क्यों न कर ले, उनकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसलिए शानबाओ को भी युनवान को भूल जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मैडम रोंग ने युनवान को लेकर बहुत बुरा भला कहा कि वो तो इस परिवार पे एक दाग है, उसे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। शानबाओ को भी कह दिया अपनी बहन को त्याग कर अपना सारा ध्यान सिर्फ टी प्लांटेशन पे लगाने,
पर इस बार शानबाओ का सब्र टूट गया। उसने मैडम रॉन्ग का बिना डरे सामना किया। वो कहती है कि रॉन्ग परिवार की असली परंपरा सिर्फ नाम, दौलत और प्रतिष्ठा के पीछे भागना नहीं है। उनके मैट्रिलिनियल पुरखों से मिली असली परंपरा तो कमजोर और बेसहारा लोगों को पनाह देने की है। शानबाओ के मुताबिक अगर परिवार अपने ही कमजोर सदस्यों को ठुकरा दे तो फिर उनकी दौलत और प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैडम रॉन्ग ने शानबाओ को वार्न किया, एक बार उसके कदम इस दहलीज को पार किए तो वो कभी वापस लौट नहीं सकेगी। उसका सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। शानबाओ ने कहा कि वो अब से अपने नए टी प्लांटेशन में रह लेगी, पर रहेगी तो रॉन्ग परिवार की बेटी और उनकी पोती, और जब भी इस घर को उसकी जरूरत पड़ी तो वो वापस आ जाएगी। ये बोलकर वो मैंशन छोड़कर चली गई। उसने मैडम यांग का फ्यूनरल किया। उसे दूर से जियांगलाई देख रहा था। वो उसके इस पल में उसका सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी युनचू आई और शानबाओ से कहने लगी कि उसके जाने के बाद घर की सभी बेटियां दादी को उसके लिए मनाने में लगी हुई हैं। पर मैडम रॉन्ग ने सबसे कहा है किसी को भी शानबाओ से कोई ताल्लुकात नहीं रखने, यहाँ तक कि उसका नया टी प्लांटेशन भी रॉन्ग फैमिली के नाम से वो ऑपरेट नहीं कर सकती। फिर कहने लगी कि वो उसके साथ चलकर मैडम रॉन्ग से माफी मांग ले तो सब सही हो जाएगा। शानबाओ ने बोला उसने जो भी घर पे कहा था उस बात का उसे अफसोस नहीं है और ना ही वो गलत है, इसलिए उसे वापस लौट जाने को कहती है और उसकी जगह दादी का ध्यान रखने को बोलती है। जिस पे युनचू कहने लगी वो शानबाओ की जगह कैसे ले सकती है, वो तो जायज लड़की भी नहीं है, उसकी माँ तो एक नौकरानी थी। शानबाओ ने इनडायरेक्टली कहा तुम बहुत ही आज्ञाकारी हो, लेकिन तुमने अपने लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुना है। भविष्य में तुम्हें संभल कर रहना होगा। वैसे अंधेरा होने को है और पहाड़ का रास्ता खतरनाक है। तुम्हारे आंखों की रोशनी अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें जाते हुए ध्यान रखना चाहिए। युनचू जाते जाते एक नए मकबरे की ओर झलक करती है जो लिन पिंगशियान की है, जिसे शानबाओ ने ही लगाए थे। वहाँ ऑर्किड के फूल भी थे। शानबाओ ने ठान लिया है कि वो पता करके रहेगी उसके पीठ पीछे कौन सारी मुश्किलें पैदा कर रहा है। यहाँ जियांगलाई भी समझ गया यांग मरी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है, इसलिए वो असली मुजरिम को पकड़ने निकल पड़ता है और जिजियान ननरी की सन्यासियों को इंट्रोगेट करता है। एक ने कहा यांग से मिलने बाहर से सिर्फ शानबाओ ही आया करती, पर दूसरी ने बोला उसने एक दफा एक मर्द को देखा था जो यांग से मिलने आया था। वो लंबा और दुबला पतला था और बड़ी तेजी से चल रहा था। जियांगलाई को लगा ये इतांग होगा, सो उसने अपने आदमियों को कहा उसका पता लगाने, और वो लोग उसे गवर्नर ऑफिस ले आए जहाँ पे इतांग की पिटाई हो रही थी। गवर्नर जियांग ने बताया इतांग यहाँ संदूक से भरा खजाना लेकर उन्हें रिश्वत देने के लिए आया था, इसलिए इसे सजा दी गई। फिर वो बड़े गर्व से अपनी ईमानदारी और सच्चाई का गुण गाने लगते हैं। वो बताते हैं 30 साल की सेवा में उन्होंने कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया और आज भी सिर्फ किताबों के बीच एक साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन जियांगलाई के हाव भाव से नहीं लगता उसे गवर्नर की इन बातों पे यकीन है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है वे केस में फंसे फान जैसे अधिकारियों को रिहा करवा देने। गवर्नर ने बोला वो जब रियासत जाएंगे तब राजा से इस बारे में बात करेंगे। वहाँ बागान में शानबाओ यूनिन और युनवान के झगड़ों को संभालती है। युनवान की गलती होने पे उसे यूनिन से माफी मांगने को कहती है, लेकिन यूनिन से भी कड़ी मेहनत कराती है ताकि वो अच्छे से प्लांटेशन के काम सीख जाए। यूनिन को आता है गुस्सा, वो एक बैल को फावड़े से मारती है और वो बेकाबू होकर शानबाओ की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो बड़े आराम से उसे रोक लेती है। सब बड़े ही इम्प्रेस हो जाते हैं। आई ने बताया शानबाओ एक या ऐसे 6 बैलों को काबू कर सकती है। शानबाओ यूनिन को सख्ती से समझाती है कि रॉन्ग परिवार का भविष्य उनके चाय के व्यापार पे निर्भर करता है। उन्हें सिर्फ अच्छी चाय की पहचान करना ही नहीं बल्कि रेगिस्तान की खतरनाक आंधियों और रेत के तूफानों का सामना करना भी आना चाहिए। ब्रेक के टाइम पे जब यूनिन साधारण खाना खा रही थी तब शानबाओ ने उसे चिकन बढ़ाया और बताया रॉन्ग फैमिली में पैसे आसमान से नहीं गिरते हैं, उन्हें ऐसे ही दिन रात मेहनत करना पड़ता है। उसने अपने बचपन से उठाए आ रहे बोझ के बारे में भी बताया कि किस तरह से टी कैरावेन के साथ ट्रैवलिंग करते टाइम उसने हर तरह के डाउनफॉल देखे। उसने ये भी बताया वो यूनिन से सिर्फ 3 साल की बड़ी है। उसने जब इस फील्ड में कदम रखा तो उसे बस टी प्लांटेशन और बिजनेस के बारे में बताया गया। एक बहन बनना क्या होता है उसे नहीं पता था। वो उस वक्त छोटी थी, पर अब वो एक लविंग और जेंटल बहन तो बन नहीं सकती, बस एक न्याय पसंद मुखिया ही रह सकती है। मैंशन में मैडम रॉन्ग जश्न मना रही है क्योंकि युनचू की आंखों का इलाज कई वक्त से चल रहा था, अब उसका रिजल्ट मिल रहा है। युनचू अब देख पा रही होती है। यूने ने कहा उसे अपने इलाज के बारे
बारे में सबसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसने इतने सालों से सबको अंधेरे में रखा। युनचू ने बोला डॉक्टर सुन ने उसे एक रूटीन और डाइट फॉलो करने को कहा था, पर उसे डर था अगर वो इसमें कामयाब ना हुई और रोशनी ना लौटी तो सबको अफसोस होगा, इसलिए उसने ये बात सबसे छिपाई। हालांकि उसकी रोशनी कई टाइम पहले वापस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अब तक नाटक कर रही थी। मैडम रॉन्ग तो अब उस पे परिवार की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी देने की बात करने लगती हैं। तभी ली के हाथ से एक प्याला टूट जाता है, जिसपे मैडम रॉन्ग उसे बातें सुनाने लगती हैं और उसके ऐसे होने का कारण उसके पिता को ठहराती हैं, जिसने उसे तौर तरीका नहीं सिखाया। फिर युनची को ब्लेम करती है कि उसे ऐसे शख्स के साथ संबंध बनाने ही नहीं चाहिए थे। युनचू ने ली में अपने आप को देखा। जब पहली बार उसे उसकी माँ मैडम रॉन्ग से मिलाने ले आई थी, तब उसे भी ऐसे ही जज किया गया था। युनची मैडम रॉन्ग से उनका मूड खराब करने की माफी मांगकर ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब मैडम रॉन्ग गुस्सा करती है तो शेन युनची की साइड लेने को उठती है, पर मैडम रॉन्ग कहती है इन मामलों में तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने लिंजी से दूर शादी की, जिस वजह से उन्हें मरने के बाद उन्हें रॉन्ग फैमिली की सिमेट्री में दफनाया भी नहीं गया। शेन को भी बाहर वाली समझा जाता है, ना कि घर का सदस्य। मैडम रॉन्ग की कड़वाहट देखकर शेन भी मुंह फेरकर चौंक्सी हॉल से चली गई। मैडम रॉन्ग गुस्से में फूट पड़ती है कि उन्होंने तो बस ली के बारे में कहा था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। इस उम्र में तो शानबाओ ने क्लासिक ऑफ टी को मास्टर कर लिया था। युनचू ने मैडम रॉन्ग से आकर कहा अगर उन्हें शानबाओ की याद आ रही है तो वो फिर से उसके पास जाकर उसके हाथ पैर जोड़कर उसे यहाँ ले आएगी। वैसे भी अभी टी कैरेवन का बॉर्डर तक ले जाने का टाइम आ गया है, किसी इंचार्ज की जरूरत तो पड़ेगी। पर मैडम रॉन्ग ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा वो शानबाओ को याद नहीं कर रही और उसका इस घर में कोई जगह नहीं है, और बॉर्डर टाउन तक शिपमेंट का काम अपनी अटेंडेंट यान को दे दिया। यान झिझकी उसे मैडम रॉन्ग को घर पे अकेले बिना किसी के सहारे के छोड़कर निकलना सही नहीं लगा, पर मैडम रॉन्ग ने कहा कि वो अच्छी भली है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। वहीं जियांगलाई शानबाओ के पास आता है। जब वो बागात के काम करके कमरे में आई थी, उसने उसे बताया मैडम यांग ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उन्हें किसी ने मारा है। उन जैसी औरत जो इतनी मुश्किल भरी जिंदगी को भी 10 सालों से सबसे छुपकर काट रही थी, वो तब जीवन से हार कैसे मान सकती है जब वो नई उम्मीद के साथ सब कुछ नए सिरे से शुरू कर रही थी। ऊपर से युनवान जिसे वो अपनी बेटी मानती थी, उसे पीछे छोड़कर कैसे जा सकती है। मारने वाला इतांग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यांग की मौत से पहले लिंजी में यहाँ वहाँ ऑफिशियल्स को घूस दे रहा था ताकि उसके फैमिली पे लगे चार्जेस हट सके। शानबाओ ने कहा तब असली गुनहगार को पकड़ने यहाँ वो क्यों आया है। तब जियांगलाई ने कहा कि शानबाओ को उसकी वजह से जो कुछ भी खोना पड़ा उसे हासिल करने में वो उसकी मदद करेगा। शानबाओ ने कहा उसे जो भी चाहिए वो खुद पालेगी। उसने जियांगलाई को बाहर का रास्ता दिखाया। भले ही शानबाओ ऊपर से सख्त नजर आ रही थी, पर अंदर से उसके दिल में अब भी जियांगलाई के लिए अलग जगह थी। अगले दिन युनची ली को बागान ले आती है जहाँ यूनिन और युनवान खेल रहे थे। इस बार शानबाओ पहले की तरह दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं कर रही और इस वजह से दोनों के रिश्ते पहले से काफी सुधर गए थे। यूनिन को युनवान को तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। अब बागान में उसे रोना भी नहीं आता। युनची को तो वो एकदम ही अलग लड़की नजर आती है। फिर वो शानबाओ से अपनी बेटी को लेकर बात करती है कि उसके साथ मैडम रॉन्ग कैसा सुलूक कर रही है और इसी वजह से वो ली को रॉन्ग फैमिली से दूर रख रही थी। शानबाओ ने दिलासा दिया सब सही हो जाएगा, ली उनकी तरह ही रॉन्ग का खून है, वो भी एक दिन सब कुछ सीख जाएगी। युनची ने जाने से पहले ये भी बताया कि मैडम रॉन्ग मिस यान के हाथों शिपमेंट भिजवा रही है और वो कुछ वक्त में निकलने वाली भी होंगी। इसीलिए शानबाओ ने उन्हें सफर के लिए गर्म कपड़े भिजाए जिसके अंदर एक सीक्रेट लेटर था। वही युनचू मैडम रॉन्ग की नौकरानियों को किसी काम से भिजाकर उनकी दवाई में कुछ मिला कर दे रही थी, पर फिर उसे एहसास हुआ शायद वो कुछ गलत कर रही है, इसलिए उसने वो दवाई फेंक कर दूसरी दी। उसे ऐसा करते बाइन चिंग ने देख लिया था, जो युनचू की आंखों की रोशनी वापस आने की खबरें सुनकर भागते हुए लौटा था। उसने युनचू को साइड ले जाकर पूछा वो ये सब कर क्या रही थी। उसने बोला कुछ नहीं, वो काढ़ा ठंडा हो गया था इसलिए फेंक दिया, बाकी वो क्यों अपनी दादी की दवाई में कुछ मिलाएगी। बाइन शेंग ने बार बार पूछा आखिर वो करना क्या चाह रही थी। युनचू ने बोला वो उसकी दादी है, वो उन्हें जहर थोड़ी देगी, वो तो बस उसमें कुछ जड़ी बूटी मिला रही थी जो डॉक्टर सुन ने प्रिस्क्राइब किए थे, क्योंकि मैडम रॉन्ग को आजकल सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, इन सब से स्ट्रोक ट्रिगर हो सकता है। बहुत बार उनसे कहा गया दवाई चेंज कर देने पर वो नहीं सुनती थी, इसलिए उसे छुप छुपा कर ये देना पड़ा। बाइन शेंग ने उसकी बातों पे विश्वास कर लिया। पास ही में मौजूद यान ये सारी बातें सुन लेता है और युनचू को देखकर कहता है उसे मैडम रॉन्ग ढूंढ रही है, सो वो चली जाती है। यहाँ यान बाइन शेंग को सलाह देता है युनचू से दूर रहने, उसे उसके इरादे सही नहीं लगते। वो नहीं चाहता बाइन शेंग उसके किसी भी चाल का शिकार बने, पर उसे तो युनचू पे पूरा यकीन है। यहाँ जेल में इतांग को देखकर जियांगलाई ने बोला शायद इसका वे फैमिली केस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उस वक्त खुद बहुत ही यंग होगा, और रही बात
बात छोटी गवाही की तो किसी अपने को बचाने के लिए लोग तो इस हद तक गिरते ही हैं। वो उसकी सजा छोटी करके बस 40 कौड़े करवा कर इतांग को रिहा कर देने का ऑर्डर देता है। जेल से छूटने के बाद इतांग मर्चेंट हेई से मिलने गया, पर उसका पीछा कर रहा जुंदाई रास्ता भटक गया और जियांगलाई के दिए काम में असफल रहा। इतांग हेई को ऑफर देता है जो उसकी तरह रोंग फैमिली को पसंद नहीं करता। जब से उसके साथ धोखा हुआ है, इतांग ने बोला इस वक्त रोंग मैंशन खाली है। ज्यादातर आदमी और गार्ड्स यान के साथ शिपमेंट के लिए बॉर्डर पे गए हैं। यही मौका है मैंशन पे अटैक करने का। जुंदाई अपने मिशन में फेल होने की माफी मांगता है। जियांगलाई जिसने इतांग को जानकर छोड़ा था ताकि वो कोई एक्शन ले, उसे अच्छे से पता है शानबाओ इतांग की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई होगी, इसलिए वो कुछ तो बुरा करेगा। इसलिए वो जुंदाई को टी प्लांटेशन पे नजर रखने का काम देता है। इतांग ने युनशु से प्राइवेट में एक सौदा किया था, उसके लिए वो रोंग मैंशन में जासूसी करे। बदले में वो उसे रोंग खजाने का कुछ हिस्सा देगा जिससे वो अपना खुद का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि मैडम रोंग के भरोसे रहने से कुछ नहीं होने वाला। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले उनका फेवर हासिल करने की, मैडम रोंग कभी उसे शानबाओ से ऊपर नहीं रखेंगी और उसे इस फैमिली का हेड नहीं बनाएंगी। उसने युनशु को धमकी भी दी, अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसके बुरे इरादे के बारे में मैडम रोंग को बता भी सकता है। युनशु ने सोचा क्यों ना इतांग को अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करे, तो इसलिए उसने मिसियान के मैंशन से जाने के बारे में उसे बता दिया। इसलिए उस रात मर्चेंट हेई अपने आदमियों के साथ तहखाने के रास्ते मैंशन में घुस गया। मैडम रोंग से खजाने की चाबी मांगने लगा। चाबी नहीं मिली तो उसने मैडम रोंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर बीच में युनशु आ गई और वो जख्मी हो गई। फिर उन्होंने वहाँ पे पड़े कीमती और वैल्यूएबल चीजें उठा ली। जुंदाई ने जियांगलाई को आकर खबरें दी कि रोंग मैंशन को डाकुओं ने लूट लिया और युनशु को जख्मी भी किया है। वो फौरन से अपना यूनिफॉर्म पहनकर अपने असिस्टेंट्स के साथ वहाँ पहुंचा। बाहर यान उसी का इंतजार कर रहा था। वो उसे अंदर चौंगशी हॉल ले गया जहाँ शानबाओ भी थी, जो उसी की तरह खबरें सुनकर अपनी दादी के फिक्र में दौड़ी चली आई। मैडम रोंग की एक नौकरानी ने बताया डाकू हुआलिन कोर्टयार्ड के टनल से आए थे जो शानबाओ के कमरे से होकर जाती है और गार्ड्स के रोटेशन का शेड्यूल हर महीने शानबाओ ही बदलती है। इसलिए मैडम रोंग को लगा शानबाओ ने ही ये सब साजिशें की है। मैडम रोंग के हिसाब से वो उनसे बदला ले रही है क्योंकि उन्होंने उसे अथॉरिटी से हटा दिया है। वो देखना चाहती है कि उसके बिना ये परिवार चल नहीं सकता। शानबाओ का पक्ष जियांगलाई ने लिया और बोला अगर शानबाओ को ये सब करना होता तो अपने तहखाने के बारे में उन्हें बताती नहीं। तभी युनशु आई और मैडम रोंग के पैरों पे गिरकर शानबाओ को गलत समझने से मना करती है और ये भी कहती है कि शानबाओ किसी बाहर वालों के साथ मिलकर उन्हें धोखा नहीं दे सकती, जिससे मैडम रोंग के जहन में न चाहते हुए भी यही बात बैठ जाती है कि सबके पीछे शानबाओ ही है। जियांगलाई ने कहा अगर आप शानबाओ की दुश्मन होती और वो ताकत की भूखी होती तो सबसे पहले वो आपको ही मार डालती। शानबाओ भी आंखों में आंसू लिए उन्हें कहती है वो कसूर है। इससे पहले मैडम रोंग का दिल पिघले युनशु बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन उसे देखने के चक्कर में उन्हें खुद को चक्कर आ जाते हैं। बाकी बहनें भी उन्हें देखने आती है। यूने तो शानबाओ को वहाँ से ऐसे हटाती है जैसे कि वो कोई पराई हो। जियांगलाई और यान शानबाओ को सलाह देते हैं अभी यहाँ से चले जाने, मैडम रोंग उसे देखेंगी तो और ज्यादा गुस्सा करेंगी। जियांगलाई ने उसे वादा किया 10 दिनों के अंदर मुजरिम को पकड़ कर रहेगा। तो शानबाओ युनशी के पास आती है जो अकेले में उसे कह देती है उसका इरादा बहुत पहले से ही रोंग फैमिली का लीडर बनने का था। बाइन चिंग ने शानबाओ के जाने के बाद पूछा वो उससे क्या छुपा रही है, क्यों वो शानबाओ के खिलाफ जा रही है और क्या उसी ने डाकुओं को यहाँ तक का रास्ता दिखाया था। पर युनशु अपना मुंह नहीं खोलती। सो बाइन चिंग मैडम रोंग को सब बताने के लिए जाने लगता है। युनशु उसे रोकने के लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेती है। डॉक्टर सुन अगले दिन मैडम रोंग को जांच करके गए और कहा कि उनकी उम्र किसी भी तरह की स्ट्रेस या गुस्से को झेल नहीं सकती, इसीलिए उनका आराम करना ही बेहतर है। तभी जुंदाई ने आकर जियांगलाई को खबरें दी पहाड़ों पे डाकू देखे गए हैं। उधर यूनिन को जब युनशी से पता चला कैसे युनशु मैंशन में मैडम रोंग को अपनी तरफ कर रही है और शानबाओ के खिलाफ भड़का रही है, तब उसने अपनी बहन से कहा जाकर युनशु को सबक सिखाने और अपने अधिकार वापस ले लेने। वो शानबाओ को लेकर बहुत ही कंसर्न्ड नजर आ रही थी। तभी उसे खबर आई बाहर कुछ सिपाही आए हैं और बागात में डाकुओं को तलाश कर रहे हैं और ये सब गवर्नर के ऑर्डर से हो रहा है। पर यहाँ डाकुओं को कम ढूंढा जा रहा था और सबके काम ज्यादा बिगाड़े जा रहे थे। वहाँ खुद गवर्नर भी आए जिनसे सबको और भी ज्यादा हिम्मत मिली। आखिर में उन्हें यहाँ से रोंग मैंशन से चुराए गए खजाने मिले। इससे पहले कि गवर्नर शानबाओ को अरेस्ट करे, जियांगलाई आ पहुंचा और मामला अपने हाथ में ले
लेने की कोशिश की। उसने सारे कीमती सामान देखकर बोला, इतनी महंगी चीजों की चोरी का केस सीधे सीधे न्याय मंत्रालय और खुद राजा के पास जाती है, इसलिए उन्हें धैर्य से काम लेना होगा। वो गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है उसे डाकुओं को ढूंढने का काम दिया जाए। एक बार वो हाथ आए तब सब सच सामने आ जाएगा। शानबाओ ने उनके साथ मिलकर खेल रचा है या फिर उसे फंसाया जा रहा है। गवर्नर ने 10 दिनों का वक्त दिया और कहा अगर इसमें वो असफल रहा तो 40 कौड़े मारे जाएंगे और उसे उसके पद से हटा भी दिया जाएगा। जब शानबाओ को जेल में लाया गया तब जियांगलाई गुस्से में फूट पड़ा। वो पूछने लगा उसने अपने पक्ष में कुछ कहा क्यों नहीं, जबकि वो जानती है उसे फंसाया जा रहा है। अगर उसे गवर्नर ऑफिस ले जाया जाता तो वहाँ से उसका जिंदा बाहर आना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि गवर्नर रोंग फैमिली और खास करके उसके जान का प्यासा है। शानबाओ ने शांत लहजे में बोला, उसे पूरा यकीन है जिस तरह उसने वे फैमिली का केस सॉल्व किया और बेगुनाहों को छुड़ाया उसी तरह उसे भी निर्दोष साबित कर देगा। रोंग मैंशन में सभी बहनें मैडम रोंग को देखने उनके चेम्बर के बाहर आती हैं। शेन शानबाओ के मैटर के बारे में उनसे बात करना चाहती थी पर किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। हालांकि युनचू उनसे बिना किसी रोक टोक के मिलती और सबसे कहती मैडम रोंग अभी इस हाल में नहीं है कि उनसे मिलकर अपना सर दर्द और बढ़ाए। यहाँ तक कि अंदर से मैडम रोंग ने भी सबको निकल जाने को कहा। यान दूर से युनचू के ये डोमिनेटिंग हरकतें बाइनचेंग को दिखाता है और समझाता है युनचू वो भोली भाली लड़की नहीं है जिसकी छवि बाई ने अपने हृदय में बनाई है। यहाँ शेन गुस्से में निकल गई। युनशी दादी के लिए ताबीज दे गई और यूने युनचू की तारीफ करने लगी और कहा कि वो उसकी साइड है। तभी बाइनचेंग युनचू को पकड़कर साइड ले गया। वहाँ यान ने अपने नौकर को युनचू पे नजर रखने का ऑर्डर दिया। उधर बाइनचेंग ने बोला उसने एक अफवाह सुनी है। एक बार मैडम रोंग ने थर्ड मास्टर को टी के काफिले के साथ शिपमेंट के लिए भेजा था और इसी दौरान युनचू की माँ को मैंशन से निकाल दिया और वो माउंटेन टेम्पल में ही ठंड से मर गई। उनका कोई प्रॉपर फ्यूनरल नहीं हुआ। उन्हें रोंग फैमिली मेंबर की सिमेट्री से अलग थलग दफनाया गया। जब थर्ड मास्टर को इसकी खबर हुई उन्होंने फॉरेन से वापस लौटने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी युनचू की माँ के कब्र के पास एक झोपड़ी बनाकर गुजारी, दिन रात शराब में डूबे रहते और 3 साल बाद वो भी गुजर गए। युनचू के साथ भी रोंग मैडम ने बचपन से अच्छे से सुलूक नहीं किया था, इसलिए उसके दिल में हमेशा से उनके लिए नफरत थी और बाइनचेंग को लगता है इसीलिए युनचू रोंग फैमिली की हेड बनना चाहती है। इसलिए शानबाओ को फंसाने के लिए डाकुओं को यहाँ तक लाया। उसने युनचू से कहा उसके साथ कैपिटल चलने यहाँ से दूर, या तो वो सबको उसके हर चाल के बारे में बता देगा। युनचू ने उसके हाथ को काटा और कहा वो उससे नफरत करने लगी है, उसने उसे डिसअपॉइंट किया है। वहीं गवर्नर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं एम्पेरर को देने के लिए जिसमें वो लिखने वाले हैं जियांगलाई शानबाओ को फेवर कर रहा है अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से। वो सोच रहे हैं एक तीर से 2 निशाना मारने की, जियांगलाई को भी एम्पेरर की नजर में गिराने और रोंग परिवार को उनकी जगह दिखाने की। उन्होंने अपने आदमी को काम दिया लुटेरे ना मिले तो नकली लुटेरे उठा लेने। सो वो बागान के मजदूर को पकड़कर जेल ले आए और कहने लगे उन्हीं में से कोई मुजरिम है। उन्हें टॉर्चर किया गया, एक बच्चे को डरा धमकाकर मजबूर किया अपने किसी साथी का नाम लेने पे। वहीं यूनिन बागान के सिचुएशन हाथ से निकलता देख मैंशन आई पर उसे अंदर जाने नहीं दिया गया और यूने के ऑर्डर से भगा दिया गया। जियांगलाई डाकुओं को बिल से निकालने के लिए एक प्लान बनाता है। वो लांग को एक पोशाक देता है जिसे पहनकर वो अपना भेस बदलकर काइटाई टी हाउस के बाहर आ जाता है, जहां वो लोगों को कीमती चीजों के बदले बहुत सारे पैसे देने का ऑफर रखता है। धीरे धीरे भीड़ उमड़ आती है, कुछ ने तो उसे बहुत सी चमकीली चीजें भी बेची। वहीं जेल में शानबाओ के लिए शिव की तरफ से खाना आता है। जुनताई बताता है यूनिन मैंशन गई थी लेकिन उसे अंदर जाने नहीं मिला। युनशी और शेन बागान में नए मजदूरों को इकट्ठा कर रही है ताकि ट्रिब्यूट टी टाइम पे शिप हो सके। तभी शानबाओ को खाने में से एक चिट्ठी मिली। वही है ईदांग से पूछता है उसे ट्रैवल परमिट कब मिलेगा, उसे जल्द से जल्द लिंजी छोड़ना है वरना ये केस ज्यादा दिन तक चला तो वो और उसके आदमी फंस जाएंगे। ईतांग ने उसे कुछ महीने तक इंतजार करने को कहा। दोनों के बाद से ये भी पता लगा जैसे उनके पीछे कोई पावरफुल शख्स है। थोड़ी देर बाद हे का आदमी आया खुशखबरी लेकर के उनके लूटे खजाने वो आसानी से बेच सकते हैं। आज एक बायर मिला जो इस तरह की चीजें लेने में दिलचस्पी खा रहा है। सो उन लोगों ने सोचा खजाने से मामूली चीजों को बेचने से शायद वो पकड़े ना जाए, लेकिन जियांगलाई ने उन सभी आइटम्स को शानबाओ को दिखाया जिनमें से उसने एक खानदानी जेड पेंडेंट को पहचान लिया। जियांगलाई ने फौरन से हे को अरेस्ट कर लिया लेकिन वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। बिना उसकी गवाही के शानबाओ को निर्दोष साबित करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जियांगलाई ने
एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक एक गार्ड ने दूसरे गार्ड को आधी रात में मार के बेहोश कर दिया और हेई और उसके साथी को जेल से निकाल दिया। उसे लगा ईतांग बाहर इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वहाँ तो उसके साथी पे किसी ने तीर चला दिया और वो भी सभी गार्ड्स के हाथों पकड़ा गया। जियांगलाई भी आया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एग्जीक्यूट कर देने का ऑर्डर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने सारा सच उगल दिया कि उसे ईतांग ने ये सब करने को बोला था। उसने ये भी दावा किया कि उसके पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है, इसलिए ऑफिशियल से पकड़े जाने पे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने ईतांग के ठिकाने के बारे में भी बता दिया। सो जियांगलाई ने लांग को कुछ आदमियों के साथ वहाँ भेजा उसे पकड़ने के लिए, पर वो पीछे के रास्ते से भाग निकला और सीधे युनशु के पास आ पहुंचा और उससे लिंजी से निकलने में मदद मांगी। उधर जियांगलाई को खबर मिली जो आदमी ईतांग के पीछे छोड़े गए थे उन्होंने उसे रॉन्ग मैंशन की ओर जाते देखा। शानबॉ ने बोला मुजरिम उसी के घर पे है तो वो खुद उन्हें पकड़ना चाहती है, इसलिए जियांगलाई उसे रिहा कर देता है और कहता है ये केस खत्म होने के बाद वो उसे खुद से दूर ना करे। वहीं बाई इंचेंग युनशु का इंतजार कर रहा था ताकि उसे अपने साथ कैपिटल ले चले और इंपीरियल एग्जाम देने के बाद उसे वापस मैंशन ले आए। युनशु उसके साथ जाने के लिए आती है, पालकी में बैठती है, लेकिन उसे उठाने वाले नौकरों में से एक ईतांग होता है। जब बाई इंचेंग और युनशु बोट से जा रहे होते हैं, बाई इंचेंग वहाँ पे रखी चाय पीता है पर युनशु नहीं। तभी ईतांग सामने आता है जिसे देखकर बाई इंचेंग बोल पड़ता है तो तुम इसे भगाने के लिए मेरे साथ चलने को तैयार हुई थी। युनशु ने बोला उसे धमकी देने वाले लोग पसंद नहीं आते। इस बीच ईतांग भी चाय पीते हुए कहने लगा कि एक बार वो यहाँ से निकल गया तब युनशु को परेशान करना भी बंद कर देगा। उतने में वो बेहोश होने लगा। बाई इंचेंग भी चक्कर खाकर गिरने लगा। युनशु ने चाय में कुछ मिलाया था। वो दोनों को वहीं छोड़कर बाहर निकलती है। तभी पीछे से ईतांग उस पे चाकू चलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर बीच में बाई इंचेंग आ जाता है और पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। युनशु ईतांग को पीछे से मार कर बेहोश कर देती है और बाई इंचेंग से कहती है चुपचाप कैपिटल चले जाने और यहाँ जो भी हुआ युनशु ने जो भी किया सब भूल जाने। लेकिन बाई इंचेंग अब भी उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर युनशु ने उसे साफ मना कर दिया। बाई इंचेंग भी जख्मी हालत में गिर पड़ा। युनशु ने उसे पानी में फेंक दिया और ईतांग को शानबाओ और जियांगलाई के पास ले आई और कहने लगी इसने उसे डरा धमका कर कहा था लिंजी से बाहर निकलवाने, पर उसने इसे बेहोश कर दिया। लेकिन बाई इंचेंग युनशु को बचाने में ईतांग से भिड़ गया और ईतांग ने उसे पानी में फेंक दिया। जियांगलाई ने अपने स्टाफ्स को बाई इंचेंग को तलाश करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो जानता है युनशु खुद को बचाने के लिए ईतांग को पहले ही उसके पास ले आई। तभी एक खबर आई कल लिंजी में कोर्ट से अपॉइंट किया नया इंपीरियल इंस्पेक्टर लू आ रहा है। सो अगले दिन जियांगलाई ईतांग और हेई को लेकर उनके पास आया जो गवर्नर ऑफिस में बैठे थे। उसने ईतांग को इंपीरियल इंस्पेक्टर के सामने सच बताने के लिए कहा और उसने कह दिया रॉन्ग मैंशन को लूटने और शानबाओ को फंसाने का ऑर्डर गवर्नर ने उसे दिया था और बताया 10 साल पहले गवर्नर जियांग ने ही लाश की अदला बदली की और वे की जियान को कातिल बताकर वे फैमिली का केस जल्दी से क्लोज करना चाहा, क्योंकि उन्हें डर था जेल में पड़े ऑफिशियल्स उनका भांडा कभी भी फोड़ सकते हैं। इसका सबूत जांग है जिसे गवर्नर उसके पास भेजा करते हैं, पर गवर्नर जियांग ने बोला ये कुछ भी कह रहा है और उन्हें फंसा रहा है। ये केस बहुत ही पेचीदा है। इंपीरियल इंस्पेक्टर को सुनने को मिला था कि शानबाग के बागान का एक किसान कह रहा है उसने वहाँ हथियार छुपाए हैं, इसलिए वो पहाड़ पे तलाशी करवाएंगे। इस तरह से जियांगलाई की बात को खारिज कर दिया गया और केस का रुख बदल गया। वो सभी शानबाव को लेकर माउंटेन पहुँचे और उस बच्चे को भी लाया जिसने गवाही दी यहाँ शानबाव हथियार रखती है। उसने एक केव की तरफ इशारा किया, वहाँ बहुत से क्रेट्स मिले जिसमें सिर्फ चाय की पत्तियां और कप्स थे। सो पिछली दफा जब यहाँ से शानबाव को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तब उसने इस बच्चे को इशारा कर दिया था, इसीलिए उसने ये सब झूठी कन्फेशन दी। अब वो इंपीरियल इंस्पेक्टर के सामने कहता है कि उसे गवर्नर ने बोला था ये सब कहने के लिए। उसे डराया धमकाया गया कि अगर उसने शानबाव को फंसाया नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। गवर्नर ने जांग को चांटे लगाए क्योंकि उन्होंने उसे बस इन सब से पूछताछ करने को कहा था, ऐसे टॉर्चर करने को नहीं। अब शानबाव नकली आंसू बहाकर बोल पड़ी कि रोंग परिवार ने राज्य के प्रति पूरी वफादारी निभाई है। उन्होंने राज्य के लिए 10 लाख से भी ज्यादा अनाज पहुंचाए और अकाल के समय लोगों की मदद की। खुद राजा ने रोंग परिवार को स्टेट का पिलर कहा और अब उनके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। आखिर उनकी गलती क्या है? जियांगलाई ने भी इंपीरियल इंस्पेक्टर से निवेदन किया गवर्नर के इस हरकत को इंपीरियल कोर्ट में अच्छे से पेश करने और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने। गवर्नर कहने लगे कि उससे सब मिलकर फंसा रहे हैं, ये बगात रोंग का है इसलिए सब इसी के लोग हैं। ऊपर से जियांगलाई भी उनके साथ जा मिला और अब ये खुलेआम अपनी मर्जी कर रहे हैं और उन जैसे ईमानदार ऑफिशियल की रेप्यूटेशन खराब कर रहे हैं। शानबाओ ने जेट की एक सील दिखाकर गवर्नर से पूछा उनका असली
असली इरादा क्या है, उन्हें फंसाकर उन्हें क्या मिलेगा, क्यों वो खुद को बचाने के लिए बेगुनाह ऑफिशियल्स को आगे कर रहे हैं। शानबाओ ने इंपीरियल इंस्पेक्टर की ओर देखकर पूछा, क्या वो मासूमों की इंसाफ नहीं करेंगे। तब लू आगे बढ़कर कहने लगे कि वो इस केस को अच्छे से इंट्रोगेट करेंगे और किसी भी मासूम को फंसने नहीं देंगे। मामला हाथ से निकलता देख गवर्नर अपने वफादार आदमी जांग को बलि का बकरा बनने को कहते हैं और वो भी चुपचाप उनकी बात सुनकर अदालत आता है और सबके सामने कबूलता है उसी ने इतांग से रिश्वत लेकर ये सब किया था। और इतांग तो वैसे ही रोंग परिवार से नफरत करता था, इसलिए वो उनकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब छुप कर रहा था, इसीलिए गवर्नर को इस बारे में कुछ पता नहीं लगा। इतना बोलते ही उसने अपने आप को ही सबके सामने सजा दे दी और अपने आप को मार डाला। जियांगलाई शानबा के पास आया ये खबरें देने और उसे आगे जाकर गवर्नर से थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी। शानबा ने उसे कहा, वे फैमिली केस में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो साफ तौर पे जाहिर नहीं हुई, जैसे अगर गवर्नर ने रिश्वत नहीं ली तो फिर वो यांग फैमिली का साथ देकर वे के जियान को फंसा क्यों रहे थे, और मैडम यांग के संन्यास बनने के बाद कौन उन्हें परेशान कर रहा था। यहाँ गवर्नर लू को रोंग फैमिली के खिलाफ भड़का रहे होते हैं। उनका कहना है रोंग परिवार उनको परेशान करने के लिए राजमाता के जन्मदिन के उत्सव में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। उनको इंसाफ दिलाने में वो लोग लू के साथ भी दुश्मनी निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें उनके कुछ करने से पहले एक्शन लेना होगा। थोड़ी देर बाद हम गवर्नर के ऑफिस में बाई इंचेंग को देखते हैं। दरअसल उसे जांग ने पानी से निकाला था और उसकी जान बचाई थी। युनशु से धोखा खाने के बाद बाई इंचेंग ने ठान लिया रोंग फैमिली को बर्बाद करने में गवर्नर की मदद करेगा, इसलिए वो उन्हें बहनों के अंदर की बातें बताता है जो उसने मैंशन में रहकर ऑब्जर्व किया है। यहाँ ली को अपने पिता की बहुत याद आ रही है। वो बार बार युनशी से उसके पास जाने की जिद करती है और इत्तेफाक से उस दिन वो मैंशन भी आ जाता है ली की पसंद की भोजन लेकर, पर युनशी ने ये फेंक कर उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोला। आनचान ने कहा उसे एक बार ली को देखना है, वो उसे बहुत याद करता है। युनशी ने अपने जज्बात पे काबू किया और कहा कि उसने ली को शानबाओ के हवाले करके उसे निराश किया है, अब उसे ली को भूल जाना चाहिए और यहाँ दोबारा आने से मना करके चली गई। चांद संदूक समेट रहा था, तभी बाई इंचेंग उसके सामने आ गया। इसी बीच राजमाता के जन्मदिन का अवसर नजदीक आने लगता है और रोंग परिवार पर एक नई जिम्मेदारी आ जाती है। राज दरबार की परंपरा के मुताबिक इस खास मौके पे रोंग परिवार को प्राचीन टी किंग ट्री से प्राप्त चाय राज दरबार में नजराने के रूप में भेजनी होती है। किंग ट्री से चाय हार्वेस्ट करने का खास तरीका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी उससे अनजान थी। इस बारे में बस शानबाओ को ही पता था, इसलिए वो इस बारे में उससे बात करने बागान आती है और शानबाओ को मैंशन वापस बुलाती है ताकि वो नजराना तैयार कर सके। शानबाओ मान गई, लेकिन यूनिन ने युनशु से सावधान रहने को बोला। उधर जियांगलाई वे किजियान के पास आया जो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, पर जैसे उसने जियांगलाई के मुंह से गवर्नर जियांग का नाम सुना तो वो सहम गया। जियांगलाई समझ गया वे फैमिली केस में और भी कई राज है जिसका पता लगाना जरूरी है। लांग वे फैमिली को फिर से इंट्रोगेट करने चला गया। वहीं जुनदाई ने आकर जियांगलाई को बताया वो लोग दरिया के पास अब तक जांच कर रहे हैं, पर बाई इंशेंग का पता नहीं चल पा रहा। साथ ये भी खबरें दी कि शानबाओ रोंग मैंशन लौट गई है। युनशु शानबाओ को घर वापस लाकर कहती है जब तक वो किंग ट्री से टी प्रोसेस करेगी वो भी उसके आसपास रहकर ये सब सीखेगी, क्योंकि मैडम रोंग के बीमार पड़ने के बाद से वो इस घर की मुखिया है, तो ये सीक्रेट टेक्निक उस तक पास होना जरूरी है। शानबाओ ने बोला अगर उसने ऐसा करने से इनकार किया तो। युनशु ने कहा तब जन्मदिन के भेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही होगी, और वैसे भी उसका ना करने से कुछ नहीं होने वाला, यह मर्जी सिर्फ उसकी चलेगी। बागान में आनचान ली से मिलने आया जब युनशी नहीं थी। शेन ने उसे थोड़ी देर के लिए उसे उसकी बेटी से मिलने की इजाजत दे दी, लेकिन जैसे ही चांद ने बाकी बहनों को आपस में उलझा देखा तो वो ली को भगा ले गया। मैंशन में युनशु के ऑर्डर से शानबाओ के चेम्बर के बाहर कई गार्ड्स हथियार के साथ तैनात थे। उसे उसी के चेम्बर में कैद होता देख यान को अच्छा नहीं लगता। उसने शानबाओ को ये भी बताया मैडम रोंग के कमरे के आसपास युनशु किसी को जाने नहीं देती, पर उसने पता किया मैडम रोंग अब थोड़ा बहुत बोल पाती हैं। शानबाओ जैसे ही कमरे में गई तो जियांगलाई को पाया, जिसने बताया उसे यहाँ के नौकरों ने भगा दिया था, इसलिए उसे यहाँ छुपकर उससे मिलने के लिए आना पड़ा। शानबाओ अभी उससे एक मदद मांगती है, वही फैमिली के फ्रीज हुए एसेट्स की इन्वेंट्री लिस्ट। उधर आनचान ली को गवर्नर के पास ले आया क्योंकि बाई इंशेंग ने उसे भरोसा दिलाया यहाँ वो लोग महफूज हैं, अब उसकी ली को कोई उससे अलग नहीं कर सकता। युनशी को भी शेन ने बताया आनचेन ली को
ले गया तभी उसे एक खत आया। रात तक युनशु को खबर आई युनशी टी किंग ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। गार्ड्स अपने साथ ले गई। जब वहाँ पहुंची तो किंग ट्री पे आग लग गई थी। जब तक इसे बुझाया गया तब तक सारी पत्तियां जल चुकी थी और किंग ट्री बर्बाद हो चुका था। युनशु ने युनशी को दोषी ठहराया जिसने गार्ड्स यहाँ वहाँ किया। उसने बोला उसके कोर्ट यार्ड की एक दीवार अचानक से कोलैप्स हो गई थी। उसे ही देखने के लिए उसने कुछ मिनट के लिए गार्ड्स मंगवाए थे। युनशु ने दिन शानबाओ पे इल्जाम लगा दिया कि वही उसे टी मेकिंग सिखाना नहीं चाहती थी, ना ही उसे हेड बनता देख पा रही थी, इसीलिए सब उसने ही किया होगा। जिसपे शानबाओ ने उसे जोरदार चाटा मारा। उसकी लापरवाही की वजह से उनके परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और ऐसे समय में मुजरिम को पकड़ने के बजाय वो घर के ही लोगों पे इल्जाम लगा रही है। अभी तो उन्हें इंपीरियल ट्रिब्यूट के बारे में सोचना है। युनशु ने तो सीधे सबको ऑर्डर दिया इस बारे में मैडम रॉन्ग को पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल इस हादसे के पीछे युनशी ही थी। उसे उस खत में कहा गया था गार्ड्स को किंग ट्री से शिफ्ट कराने वरना उसकी बेटी खतरे में आ सकती है। युनशी ने वो खत जला दिया ताकि किसी को पता न चल सके। किंग ट्री के बर्बाद होने की बात जब लू तक गई तब वो क्रोधित हो गए और रॉन्ग फैमिली के सदस्य को पूछताछ के लिए काउंटी ऑफिस ले जाने का ऑर्डर दिया। तभी शानबाओ आई इंपीरियल गिफ्ट यानी जेड सील लेकर और इसे लू को एक गारंटी के रूप में देती है कि वो 5 दिनों का वक्त उसे दे दे, वो जरूर किंग ट्री जैसे ही कीमती भेंट को ढूंढेगी। जियांगलाई ने आकर कहा राजमाता का जन्मदिन आने में थोड़ा वक्त बाकी है तो 5 दिन का वक्त देने में कोई हर्ज नहीं है और जब तक खुद एम्परर ट्रिब्यूट ना देख ले कोई कैसे कह सकता है उन्हें वो पसंद आएगी या नहीं। लू ने जेड सील लेकर शानबाओ को 5 दिनों का वक्त दे दिया। इस बात की भनक गवर्नर को लग गई। वो सोचने लगे आखिर शानबाओ पेश क्या करेगी। बाइन शिंग ने विश्वास दिलाया वो उसके ऑफर को तैयार होने नहीं देगा। उसने उस पे लोगों को नजर रखने का काम दिया है और अब वो चाहता है गार्ड्स पे भी उसका कंट्रोल हो। गवर्नर ने उसके कॉन्फिडेंस को देखकर इजाजत दे दी। शानबाओ मेंशन से कुछ काम से बाहर निकली। यान पीछे से आकर कहने लगा कि वो तहे दिल से उसकी मदद करना चाहता है पर शानबाओ ने बोला अब रॉन्ग परिवार बर्बाद होने के कगार पे है तो उसे अपना सामान पैक करके वापस चले जाना चाहिए। दिन वो जियांगलाई के साथ निकल गई। वही युनशु ने मेंशन में बाइन शिंग को देखा। वो तुरंत समझ गई किंग ट्री के हादसे के पीछे इसी का हाथ है। बाइन चिंग उसकी आंखों में अपने लिए न प्यार देख पा रहा था न ही अपने लिए हमदर्दी। वो गुस्से में भर उठा कि आखिर युनशु पहले जैसी क्यों नहीं रही। उसने साफ बोला वो रॉन्ग परिवार को खत्म कर देगा जिसपे उसे इतना घमंड है। युनशु ने भी उसे चेतावनी दी शानबाओ से पंगा उसके लिए भारी पड़ सकता है। यहाँ जियांगलाई शानबाओ को इन्वेंट्री लिस्ट दिखाता है। शानबाओ ने जिक्र किया एक खास किताब की जो वेई फैमिली लाइब्रेरी में हुआ करती थी। चूँकि राजमाता को बुक कलेक्शन का शौक है और उन्हें चाय से कोई लगाव नहीं, वो बस इसलिए क्यूरियस थी क्योंकि टी किंग ट्री 100 साल प्राचीन दरख्त था, इसीलिए उसे लगता है वो किताब जिसमें सॉन्ग डायनेस्टी की कलेक्शन है वो उनका गुस्सा शांत कर सकता है। जियांगलाई ने बताया जिस वक्त वे की जियान को कैद किया गया तब घर के सभी नौकर कीमती चीजें लेकर भाग गए और गलती से लाइब्रेरी जला दिया। उसके हिसाब से किताब तो नष्ट हो गई होगी। शानबाओ ने कहा फैमिली सर्वेंट को पता होगा वो बुक कितनी कीमती थी इसलिए वो लोग इसे सबसे पहले लूट लिए होंगे। जियांगलाई के दिमाग में आया शानबाओ ने इन्वेंट्री लिस्ट किंग ट्री के जलने से पहले मांगा था तो हो सकता है उसे इस हादसे के बारे में पहले से जानकारी थी। शानबाओ ने बोला ऐसा नहीं है, वो बस मैडम यांग की मौत का क्लू ढूंढना चाहती थी। शानबाओ ने अब सोचा उस किताब के बदले बड़े इनाम की घोषणा करने की ताकि जिसके पास भी वो किताब हो वो उसे लौटा दे।